चलिए प्रारंभ करते हैं आज का विषय है आपका ताड़ी विरोधी आंदोलन, जो कि पिछली क्लास में नहीं हो पाया किन्हीं कारणों से। तो आज हम चल रहे हैं अपने विषय को आगे बढ़ाने। विषय का आपको पहले ही नाम पता है, जन आंदोलनों का उदय, ये चैप्टर का नाम है। और आज का विषय है आपका ताड़ी विरोधी आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। और आज बहुत ही ध्यान से सुनना है, इन चीजों को बहुत ही ध्यान से समझना है। ये आप सब जानते हो कि नशा एक ऐसी चीज है, नशा एक ऐसी चीज है जो अच्छे अच्छे घरों को बर्बाद कर देता है, जो घरों को नीलाम कर देता है। और उसी का विरोध है ये ताड़ी विरोध आंदोलन। ये ताड़ी विरोध आंदोलन कुछ नहीं है, नशे का विरोध है। जैसे चिपको मूवमेंट में भी आपने देखा था, चिपको मूवमेंट के साथ महिलाओं ने नशे के खिलाफ भी एक मुहिम चलाई थी, वैसे ही यहाँ पर भी ताड़ी विरोधी आंदोलन में भी यहाँ पर महिलाओं ने प्रमुख रूप से विद्रोह का बिगुल फूका है। क्यों? क्योंकि जो नशे के कारण होने वाली प्रताड़ना होती है, उस प्रताड़ना को महिलाओं को ही सहना पड़ता है, उस प्रताड़ना को महिलाओं को ही सहना पड़ता है। इसीलिए इस विरोध को करने में अगर सबसे बड़ी भूमिका किसी की रही है तो वो किसकी रही है? महिलाओं की रही है। समझ में आई बात? आइए अब हम इसको विस्तार से समझते हैं और ये जानते हैं कि क्या ताड़ी विरोधी आंदोलन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और ऐसे आंदोलन होते रहना क्यों जरूरी है एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए। एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए इस प्रकार के आंदोलनों का होते रहना क्यों जरूरी है। समझ में आई बात? तो आइए प्रारंभ करते हैं। जब बीकेयू उत्तर में किसानों को लामबंद कर रहा था, बीकेयू कौन? भारतीय किसान यूनियन। जब भारतीय किसान यूनियन भारत में किसानों की हक की बात कर रहा था, किसानों को एकजुट कर रहा था उत्तर भारत में, उसी समय एक अलग तरह का आंदोलन दक्षिण राज्य आंध्र प्रदेश में आकार ले रहा था। यह महिलाओं का एक स्वतः स्फूर्ति आंदोलन था। ये महिलाएं अपने आस पड़ोस में मदिरा की बिक्री पर पाबंदी की मांग कर रही थी। वर्ष 1992 के सितंबर और अक्टूबर माह में इस तरह की खबरें तेलुगु प्रेस में लगभग रोज दिखती थी। गांव का नाम बदल जाता था, अखबार खबर वैसी ही होती। ग्रामीण महिलाओं ने शराब के खिलाफ लड़ाई छेड़ रखी थी। यह लड़ाई माफिया और सरकार दोनों के खिलाफ थी। इस आंदोलन ने ऐसा रूप धारण किया कि इसे राज्य में ताड़ी विरोधी आंदोलन के रूप में जाना गया। इसे ताड़ी विरोधी आंदोलन के रूप में जाना गया। आप सब जानते हैं कि नशा क्या होता है। नशा वो चीज है जो आपके घर को तोड़ देता है, जो आपके घर को तोड़ देता है, आर्थिक स्थिति बर्बाद कर देता है, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, सारी स्थितियां बर्बाद कर देता है। वो एक अच्छे खासे घर को तोड़ मरोड़ देता है। अब महिलाओं ने जब ये देखा तो उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उन्होंने इसके खिलाफ अपने आप को एकजुट किया और इसके खिलाफ सशक्त रूप से मुहिम चलाई और सरकार को सोचने के लिए मजबूर किया कि ये जो चीज हो रही है ये सरासर गलत हो रही है, इसको रुकवाइए आप, नहीं तो समाज के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी, समाज के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी, जो कहीं से भी उचित नहीं है। तो आइए देखते हैं ये इसका उदय कैसे हुआ, आपके ताड़ी विरोधी आंदोलन का उदय कैसे हुआ। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले के एक दूर दराज के गांव दुबरगट्टा में 1990 के शुरुआती दौर में महिलाओं के बीच प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम चलाया गया। प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम क्या होता है? जिसमें वयस्क लोगों को पढ़ाया
जाता है, इसमें वयस्क लोगों को पढ़ाया जाता है। तो ये कार्यक्रम चल, तो ये देख लो शिक्षा का कितना प्रभाव पड़ता है। जब आप अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं तब आप अपने अधिकारों के लिए खुद ब खुद आवाज उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जब वहां पर एक गांव में प्रौढ़ साक्षरता अभियान चलाया गया तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है? उसका प्रभाव ये पड़ता है कि महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती हैं, महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती हैं और फिर क्या करती हैं? और फिर जब वो देखती हैं कि उनका परिवार बर्बाद हो रहा है, किसके कारण? शराब के कारण, नशे के कारण, तो उस नशे के खिलाफ वो मुहिम छेड़ देती है। और ये काम किसने करा? ये काम शिक्षा ने करा। शिक्षा एक ऐसी, मैंने आपको पहले बताया, शिक्षा एक ऐसा दीपक है जो कितने भी बड़े अंधेरे को समाप्त कर सकता है, कितने भी बड़े अंधेरे को समाप्त कर सकता है। ये ऊपर देख लो, ठीक है, जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में पंजीकरण कराया। कक्षाओं में महिलाएं घर के पुरुषों द्वारा देशी शराब, ताड़ी आदि पीने की शिकायतें करती थी। ग्रामीणों को शराब की गहरी लत लग चुकी थी, इसके चलते वे शारीरिक और मानसिक रूप से भी कमजोर हो गए थे। शराबखोरी से क्षेत्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही थी। शराबखोरी के बढ़ने से कर्ज का बोझ बढ़ा, पुरुष अपने काम से लगातार गैर हाजिर रहने लगे। शराब के ठेकेदार मदिरा व्यापार पर एकाधिकार बनाए रखने के लिए अपराधों में व्यस्त थे। शराबखोरी से सबसे ज्यादा दिक्कत महिलाओं को हो रही थी। इससे परिवार की अर्थव्यवस्था चरमराने लगी, परिवार में तनाव और मारपीट का माहौल बनने लगा। अब देखा आपने कि ये दिक्कत जब तक, देखो मैंने आपको बताया, इंसान तब तक विद्रोह नहीं करता जब तक उसके जीवन पर संकट नहीं आता। तो यहाँ पर संकट आया ना, इसीलिए महिलाओं ने विरोध किया। उनका पूरा घर बर्बाद हो गया था, उनका पूरा घर बर्बाद हो गया था, उनके बच्चों का भविष्य संकट में आ गया था। तो अब क्या करती वो? तब क्या करती वो? और उनको एक मौका मिला पौर्ण साक्षरता अभियान के माध्यम से अपने आप को जागरूक करने का, और उन्होंने वहां पर अपने आप को जागरूक किया और अपनी टोली बनाई, और टोली बनाकर इन शराब माफियाओं के खिलाफ लामबंदता के साथ आंदोलन प्रारंभ किया, लामबंदता के साथ आंदोलन प्रारंभ किया और शराब माफियाओं को विवश किया, सरकार को विवश किया कि देखो क्या हो रहा है और इसको रुकवाओ, क्योंकि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। समझ में आ गई बात? एक गलत चीज किस प्रकार से, कहते हैं ना, एक खराब मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है, तो वही चीज है शराब, वही चीज है जो इंसान के पूरे जीवन को अस्त व्यस्त कर देता है, अस्त व्यस्त। तो यही हुआ है, इसीलिए महिलाओं ने सशक्त रूप से इसका विद्रोह करने का प्रण करा और विद्रोह किया, और उसका अंजाम आप सबको पता है। आगे सुनो। नेल्लौर में महिलाएं ताड़ी की बिक्री के खिलाफ आगे आई और उन्होंने शराब की दुकानों को बंद कराने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। यह खबर तेजी से फैली और करीब 5000 गांवों की महिलाओं ने आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया। प्रतिबंध संबंधी एक प्रस्ताव को पास कर इसे जिला कलेक्टर को भेजा गया। नेल्लौर जिले में ताड़ी की नीलामी 17 बार रद्द हुई। नेल्लौर जिले का यह आंदोलन धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गया। तो देख लो, आप ही अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं, कोई और आपकी समस्या का समाधान नहीं कर सकता। यहां से ये पता चल रहा है ना कि अगर हमें अपनी समस्या का समाधान करना है तो हमें खुद उठना पड़ेगा, हमें खुद उसका जिम्मा अपने हाथ में लेना पड़ेगा। जब तक हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं बनेंगे
तब तक हमारी उस समस्या का समाधान कोई और नहीं कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। हमें खुद उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और हमें खुद आगे बढ़कर उसके लिए काम करना पड़ेगा, तब जाकर हम उसको समाप्त कर सकते हैं, रोक सकते हैं, नहीं तो संभव नहीं है। आगे सुनना। आंदोलन की कड़ियां। ताड़ी विरोधी आंदोलन का नारा बहुत साधारण था। ताड़ी की बिक्री बंद करो, बंद करो, ताड़ी की बिक्री बंद करो। ये है आपके ताड़ी विरोधी आंदोलन का नारा। लेकिन इस साधारण नारे ने क्षेत्र के व्यापक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों तथा महिलाओं के जीवन को गहरे प्रभावित किया। ताड़ी व्यवसाय को लेकर अपराध एवं राजनीति के बीच एक गहरा नाता बन गया था। राज्य सरकार को ताड़ी की बिक्री से काफी राजस्व की प्राप्ति होती थी, इसीलिए वह इस पर प्रतिबंध नहीं लगा रही थी। स्थानीय महिलाओं के समूहों ने इस जटिल मुद्दे को अपने आंदोलन में उठाना शुरू किया। वे घरेलू हिंसा के मुद्दे पर भी खुले तौर पर चर्चा करने लगी। आंदोलन ने पहली बार महिलाओं को घरेलू हिंसा जैसे निजी मुद्दों पर बोलने का मौका दिया। ये है आंदोलन का महत्व। आंदोलन वो चीज है जो आपको हर उस समस्या से आजाद कर सकता है जिस समस्या को आप अकेले घुट के भोग रहे हैं। जहां पहले महिलाएं अपने पति के द्वारा मारे जाने पर उसका विद्रोह नहीं करती थी, कुछ नहीं बोलती थी, कहीं कुछ नहीं करती थी, अब वो उस चीज पर भी सवाल उठाने लगी। मुझे ये समझ में नहीं आता, सरकार को जितना शराब से राजस्व मिलता है उससे 2 गुना 3 गुना ज्यादा उसे स्वास्थ्य पर खर्चा कर देना पड़ता है। तो ये तो कहीं से भी मुझे बुद्धिमानी का सौदा लगता नहीं है। हाँ, ये कहो कि 2 तरफा रोजगार मिल जाता है, लोगों को मूर्ख बनाने का तरीका मिल जाता है, समझ में आई बात? पार्टी फंड में पैसा आ जाता है, पार्टी फंड में पैसा आ जाता है। ये है शराब चलाने का। नहीं तो शराब का कोई औचित्य तो नहीं बनता। शराब से जितना सरकार कमाती है उससे कहीं ज्यादा उसे स्वास्थ्य पर खर्च करना पड़ जाता है। ये कहो कि उससे काला बाजारी चल जाती है। इस चीज का इस आंदोलन में पर्दाफाश हुआ। सरकार की कमियों का भी पर्दाफाश होता है जब आंदोलन चलते हैं। अभी किसान आंदोलन हुआ ना, तो उसमें भी तो सरकार की कमियां पता चली ना। यही तो है ना कि अपने अधिकारों के प्रति हम जितना जागरूक रहेंगे ना, उतना ही हम अपने लिए सही सरकार चुन पाएंगे, उतनी ही हम उस सरकार से सही नीतियां बनवा पाएंगे। नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे अगर हम सही ढंग से नहीं चले तो। हमारा सही ढंग से चलना बहुत जरूरी है। हमारा सही ढंग से चलना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारे लिए ही समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। हमारे लिए ही समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, ये आप जान लो आज। और इन महिलाओं ने वो ही करके दिखाया। आगे सुनना। इस तरह ताड़ी विरोधी आंदोलन महिला आंदोलन का एक हिस्सा बन गया। इससे पहले घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, कार्यस्थल एवं सामाजिक स्थानों पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ काम करने वाली महिला समूह आमतौर पर शहरी मध्य वर्गीय महिलाओं के बीच ही सक्रिय थे और यह बात पूरे देश पर लागू होती थी। महिला समूहों के सतत प्रयास से यह समझदारी विकसित होनी शुरू हुई कि औरतों पर होने वाले अत्याचार और लैंगिक भेदभाव का मामला खासा जटिल है। 8वें दशक के दौरान महिला आंदोलन परिवार के अंदर और उसके बाहर होने वाली यौन हिंसा के मुद्दे पर केंद्रित रहा। इन समूहों ने दहेज प्रथा के खिलाफ मुहिम चलाई और लैंगिक समानता के सिद्धांत पर आधारित व्यक्तिगत एवं संपत्ति कानून की मांग की। जो आज महिलाओं को इतने अधिकार मिल रहे हैं, इतनी समानता मिल रही है, वो कहीं ना कहीं इस आंदोलन का ही परिणाम है। आज जहां महिलाओं को
महिलाओं को आज हर जगह आप देख रहे हैं आगे बढ़ते हुए, उनके लिए समान अधिकार आ गए हैं। आज उन्हें अपने पिता की संपत्ति में भी समान अधिकार मिला हुआ है। तो वो कहीं ना कहीं इन सब आंदोलनों का ही परिणाम है कि आज महिलाएं बहुत ही सशक्त रूप से समाज में अपनी पैठ बना रही हैं। इन आंदोलनों का ही परिणाम है कि आज उनके लिए रास्ता उतना कठिन नहीं है जितना पहले था। पहले जिस प्रकार का लैंगिक भेदभाव हो रहा था, आज उस प्रकार का लैंगिक भेदभाव नहीं हो रहा। तो ये सब इसी चीज का परिणाम है, इन्हीं आंदोलनों का ही परिणाम है कि आज महिलाओं को सशक्त रूप से अपने अधिकारों की प्राप्ति हो रही है। जो एक मनुष्य को प्राप्त होने चाहिए वो अधिकार वो भी प्राप्त कर पा रही हैं। आगे सुनना। इस तरह के अभियानों ने महिलाओं के मुद्दों के प्रति समाज में व्यापक जागरूकता पैदा की। धीरे धीरे महिला आंदोलन कानूनी सुधार से हटकर सामाजिक टकराव के मुद्दों पर भी खुले तौर पर बात करने लगा। ऊपर हमने एक ऐसे ही विषय पर बातें की हैं। 90वें दशक तक आते आते महिला आंदोलन समान राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करने लगा था। आपको ज्ञात ही होगा कि संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के अंतर्गत महिलाओं को स्थानीय राजनीतिक निकायों में आरक्षण दिया गया है। इस व्यवस्था को राज्य की विधानसभाओं तथा संसद में भी लागू करने की मांग की जा रही है। संसद में इस आशय का एक संशोधित विधेयक भी पेश किया जा चुका है, परंतु विधेयक को अभी तक जरूरी समर्थन हासिल नहीं हो पाया है। कुछ गुट जिनमें महिला समूह भी शामिल हैं, प्रस्तुत विधेयक के अंतर्गत दलित और पिछड़े वर्ग के महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की मांग कर रहे हैं। और इसके बाद से महिलाओं ने अपने लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व की भी मांग करी, और जो कि उन्हें 73वें और 74वें संशोधन में पंचायती चुनाव में और नगर पालिका चुनाव में उनके लिए 1/3 सीटों का आरक्षण उन्हें मुहैया कराया गया है। और इसी प्रकार के आरक्षण की बात वो विधानसभा के चुनाव में भी कर रही हैं और संसद के चुनाव में भी कर रही हैं कि हमें भी समान प्रतिनिधित्व, जितनी हमारी जनसंख्या है उसके हिसाब से हमें भी प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलना चाहिए, हमारी बातों को हमें रखने का मौका मिलना चाहिए। तो वो चीज देखो, आज भी मैं आपको हकीकत बताऊं कि आज भी महिलाओं को ग्रामीण समाज में, ग्रामीण चुनाव में, मतलब पंचायती चुनाव में और आपके नगर पालिका चुनाव में आरक्षण तो मिल गया है, लेकिन आज भी वास्तविक रूप से सत्ता वो प्रयोग नहीं कर रही। शहरों में तो हो सकता है कि महिलाएं कर भी रही हूं, लेकिन ग्रामीण परिवेश में आज भी महिलाएं सत्ता का प्रयोग नहीं कर रही। आज भी उनके पति उनके बिहाफ पर सत्ता का प्रयोग कर रहे हैं। आप सबने पंचायत सीरीज देखी होगी, तो उसमें आप सबने देखा है, रहती है हमारे गांव में मंजू देवी रहती है प्रधान, परंतु ब्रिजभूषण मिश्रा उनके स्थान पर पूरी प्रधानी करते हैं, जो दिखा रहा है कि अभी भी हमारे समाज में, तो ये है उस पंचायत सीरीज का आपको दिखाने का ये उद्देश्य था कि आज भी हमारे समाज में लैंगिक स्तर पर अभी भी समानता स्थापित नहीं हो पाई है। इसे हमें स्थापित करने के लिए बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है और बहुत तेजी से महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना जरूरी है। जब तक हम ये इन चीजों पर ध्यान नहीं केंद्रित करेंगे तब तक हमारे देश के विकास पर दोनों लिंगों का समान अधिकार नहीं हो पाएगा। और दोनों या जितने भी लिंग हैं आज के समय में, जितने भी जेंडर्स हैं, सबको उनका समान प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए सबको। क्योंकि आप अपने बारे में जितना बेहतर जानते हैं उतना आपके बारे में कोई और बेहतर नहीं जान सकता। महिलाओं के लिए नीति बनानी है तो हमें महिलाओं के सुझाव को जानना जरूरी है कि नहीं? तो इसीलिए, और भैया उनकी भी जनसंख्या उतनी ही है जितनी पुरुषों की है, समान जनसंख्या है ना।
दोनों का समान योगदान है एक राष्ट्र को चलाने के लिए, तो दोनों की समान बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो इसी चीज को तो इन आंदोलनों ने महिलाओं को जागरूक किया अपने अधिकारों के प्रति। जो एक शराब के खिलाफ मुहिम चली थी, उस शराब के खिलाफ चली मुहिम ने महिलाओं के कितने सारे विषयों को कैप्चर किया। ये देखो आप, एक आंदोलन जब चलता है ना, एक बड़े से समूह को अपने बहुत सारे विषयों पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है। ये है आंदोलन का महत्व। अभी तक आप आंदोलन को समझ नहीं पा रहे हो। आंदोलन वो चीज है ना जो आपकी पूरी पृष्ठभूमि बदल देता है। आंदोलन का ही तो परिणाम है कि अंग्रेज सरकार को भारत छोड़ना पड़ा, चाहे कैसा भी आंदोलन हो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा चलाया गया आंदोलन हो, सशस्त्र आंदोलन जिसमें उन्होंने आजाद हिंद फौज का निर्माण किया, वो भी एक आंदोलन है। गांधी जी का दांडी मार्च भी एक आंदोलन, असहयोग आंदोलन भी एक आंदोलन है। और आपके भगत सिंह जी के द्वारा चलाया गया आंदोलन भी आंदोलन है, जिनमें उन्होंने सशक्त रूप से अंग्रेजी सरकार का मुंहतोड़ जवाब दिया। चंद्रशेखर आजाद जी का भी अपना एक आंदोलन है। हम आंदोलनों को, जो आज के समय में जो आंदोलनों को बांटने की गंदी राजनीति चल रही है ना, ये सरासर गलत है। ये सरासर गलत है। सब एक समान है, सब एक समान है। हमारी धरती मां पर अपनी जान न्यौछावर करने वाला हर व्यक्ति एक समान है और सबको एक समान महत्व मिलना चाहिए। समझ में आई बात? सबको एक समान महत्व मिलना चाहिए। हम जितना भगत सिंह के बारे में चिल्लाते हैं, हमने उनके नाम पर कितनी यूनिवर्सिटीज खोल दी हैं, उनके विचारों को कितने बच्चे जानते हैं, कितना हम पढ़ाते हैं उनके बारे में। एक बार सोचे तो हमारी सरकारें कितना हम सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में पढ़ाते हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज हमने खोल रखी हैं उनके नाम पर। गांधी के ऊपर भी ज्यादा नहीं खुली है, ज्यादातर हाँ, किसी के नाम पर ज्यादा नहीं खुली है यूनिवर्सिटी। ठीक है, हमने शिक्षा के क्षेत्र में हमने ग्रामीण परिवेश को आज तक जोड़ा ही नहीं। गांधी जी कहते रह गए कि जब तक भारत का ग्रामीण परिवेश आगे नहीं बढ़ेगा तब तक देश नहीं आगे बढ़ेगा। किसने सुनी है अभी तक उनकी? इनको अपनी जेब भरने से मतलब, समझ नहीं बात? तो ये चीज है, आज तक गांव में एक अच्छे स्कूल नहीं खुल पाए हैं। और गांव में प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुलने को तैयार क्यों नहीं होती? क्योंकि वहां पर उनके लिए मार्केट नहीं है। वहां उनके लिए मार्केट नहीं है तो इसका मतलब क्या है? सरकार का दायित्व बनता है कि वहां पर इंस्टीट्यूट खोले, लेकिन सरकार नहीं खोलती। पता नहीं क्यों, पता नहीं किस सोच से बैठी है सरकार। आई बात समझ में? अब आते हैं हम एक अगले आंदोलन पे। यह आंदोलन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रकृति से जुड़ा हुआ आंदोलन है। इस आंदोलन ने समाज को प्रकृति के विषय में सोचने पर मजबूर किया। यह आंदोलन है आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्यों इस आंदोलन में क्यों कहा जा रहा है कि नर्मदा को बचाओ? आप सब जानते हैं कि हमारे देश की जीवन रेखा किनके भरोसे चलती है? इन नदियों के भरोसे ही हमारे देश की जीवन रेखा चलती है। हमारे देश की जीवन रेखा का आधार ही ये नदियां हैं। और अगर इन नदियों को हम बर्बाद कर बैठेंगे तो हम अपने जीवन को समाप्त कर बैठेंगे। पर हम ये सोचते नहीं है ना, ये समझते नहीं है। ये हमारी बुद्धि घास चरने चली जाती है। ये बुद्धि हमारी घास चरने चली जाती है और ये बड़ी समस्या की बात है हमारे लिए। ये बड़ी दिक्कत की बात है हमारे लिए कि अगर अब हमने नहीं सोचा अपने देश की नदियों को बचाने के बारे में, तो एक दिन ऐसा आएगा कि नदियां भी बर्बाद हो जाएंगी और हम भी बर्बाद हो जाएंगे। अगर हमने प्रकृति के साथ संतुलन नहीं साधा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। और हमारी बर्बादी को कोई कितना भी ताकतवर, कितना भी पैसे वाला व्यक्ति क्यों ना हो, वो रोक नहीं पाएगा। पैसा धरा का धरा रह जाएगा और इंसान इसी धरती में समा जाएगा। ये जान लो।
जरा प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर विकास करा जाए तो बढ़िया है। प्रकृति के विरोध में अगर हमने विकास करने का प्रयास किया ना तो हम खुद बर्बाद हो जाएंगे। चलो पढ़ते हैं। वे सभी सामाजिक आंदोलन जिनके बारे में हमने अभी तक चर्चा की है, देश में आजादी के बाद अपनाए गए आर्थिक विकास के मॉडल पर सवालिया निशान लगाते रहे। एक और जहां चिपको आंदोलन ने इस मॉडल में निहित पर्यावरणीय विनाश के मुद्दे को सामने रखा, वहीं दूसरी ओर किसानों ने कृषि क्षेत्र की अनदेखी पर रोष प्रकट किया। इसी तरह यहाँ दलित समुदायों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां उन्हें जन संघर्षों की ओर ले गई। वहीं ताड़ी बंदी आंदोलन ने विकास के नकारात्मक पहलुओं की ओर इशारा किया। आपने अभी तक जितने आंदोलन समझे उन आंदोलनों ने आपको कुछ ना कुछ सिखाया कि हमारे सरकार ने जो भी विकास के मॉडल आज के समय पे जो भी अपना रखे हैं उस विकास के मॉडल में भी कोई ना कोई गलती है और हमें उस विकास के मॉडल में उन गलतियों को सुधारना बहुत जरूरी है। अगर हम देश के विकास को सही रूप में सही दिशा में लेकर चलना चाहते हैं तो अगर हम अपने देश के विकास को सही दिशा में सही रूप में लेकर चलना चाहते हैं तो हमें उस विकास के मॉडल में कुछ ना कुछ सुधार करने की जरूरत है। अगर हम उस सुधार को करने के लिए तैयार नहीं होंगे तो हम अपने देश को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे ये बात आप जान लो, ये बात आप समझ लो कि अगर हमें हमारे देश को आगे बढ़ाना है तो हमें बहुत सोच समझ के काम करना पड़ेगा। बिना सोचे समझे हम काम नहीं कर सकते। आई बात समझ? आगे सुनना। सरदार सरोवर परियोजना सबने नाम सुना है इसका? दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? कहाँ पे बनी है? इसी पे तो बनी है, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी के पास। हाँ तो वही तो है, नर्मदा बचाओ आंदोलन पढ़ने चल रहे हो और आपको ये तो कह तो रहा हूँ, सरदार सरोवर परियोजना। सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ, सबसे बड़ी प्रतिमा किसकी है? तो वो यही तो बनी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, चलिए सुनिएगा। 8वें दशक के प्रारंभ में भारत के मध्य भाग में स्थित नर्मदा घाटी में विकास परियोजना के तहत मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरने वाली नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर 30 बड़े, 135 मझले तथा 300 छोटे बांध बनाने का प्रस्ताव रखा गया। गुजरात के सरदार सरोवर और मध्य प्रदेश के नर्मदा सागर बांध के रूप में दो सबसे बड़ी और बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्धारण किया गया। नर्मदा नदी के बचाव में नर्मदा बचाओ आंदोलन चला। इस आंदोलन ने बांधों के निर्माण का विरोध किया। नर्मदा बचाओ आंदोलन इन बांधों के निर्माण के साथ साथ देश में चल रही विकास परियोजनाओं के औचित्य पर भी सवाल उठा रहा है। देखो, ये सच बात है कि हमारे लिए बांध बहुत जरूरी है, लेकिन जब ये बांध बनते हैं ना, जिन क्षेत्रों में इन बांधों का निर्माण किया जाता है, उन क्षेत्रों में रहने वाले लोग और वहां की पूरी प्राकृतिक संपदा बर्बाद हो जाती है। उस पूरे क्षेत्र को खोद दिया जाता है। किस लिए? पानी को रोकने के लिए उस पूरे क्षेत्र को खोद दिया जाता है और उसके आसपास के कम से कम 50 किलोमीटर के एरिया में बाढ़ का खतरा पैदा हो जाता है और वो क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र बन जाता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी ने गलती से भी किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है वहां पर और बांध गलती से टूट जाता है तो उस क्षेत्र के 50 से 100 किलोमीटर के क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे।
बर्बाद हो जाएंगे। और जिन लोगों को वहां से हटाया जाता है उनको उनके रख रखाव की भी कोई सुनिश्चित व्यवस्था नहीं की जाती। उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। उनको खुद नहीं पता होता कि आगे के जीवन में उनका क्या होने वाला है। तो इन परियोजनाएं, देखो ये परियोजनाएं देश के लिए आवश्यक तो है, लेकिन इन परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए बहुत सारे लोगों को अपने जीवन की मूलभूत सुविधाओं, अपनी आय का त्याग करना पड़ता है। और उन लोगों को उनके त्याग की सही कीमत भी नहीं मिल पाती। उनको इस चीज का लाभ तक नहीं मिल पाता। बिजली तो उनके क्षेत्र में बनती है, लेकिन बिजली उनके घर में जल नहीं पाती। आप बात समझिए इसको। जिस बिजली को बनाने के लिए वो अपना घर परिवार, अपनी जमीन सब देते हैं, लेकिन उनका घर बिजली से विहीन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी आय का परमानेंट जो साधन था, जो परमानेंट अस्थाई साधन था, उनका खेत, उनका खलिहान, उनका बाग, उनका बगीचा उनसे छीन लिया जाता है। और उसके बदले में उन्हें मुआवजा दे दिया जाता है। और जो मुआवजा कितने दिन चलेगा कोई पता नहीं है। लेकिन आपके पास जब अस्थाई खेत होता है तो ये तो पता है ना कि मेरी जिंदगी भर की आय सुनिश्चित है। समझ में आई बात? आपका खेत आपसे जब छीन कर उस पर कुछ बना दिया जाता है ना, उस पर कुछ बना दिया जाता है, तो जो उसके बदले में आपको मुआवजा दिया जाता है वो कभी भी उसके कंपैरिजन में काफी नहीं होता। पर हां, देश के विकास के लिए उन लोगों को अपने पेट की बलि देनी पड़ती है। किनके लिए? उन अमीर उद्योगपतियों के लिए जिनसे वो मोटा मुनाफा कमाते हैं, और वो उस मोटे मुनाफे में इन गरीबों को कुछ नहीं देते। तो मैं सरकार से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि इन गरीबों के लिए भी सरकार को सोचना चाहिए और इनके लिए भी अस्थायी रोजगार की व्यवस्था करानी चाहिए इन्हीं बांधों के आसपास। और जो वहां पर आसपास बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग रही हैं, उनको ये सीधे तौर पर उनको ये हिदायत देनी चाहिए सरकार को कि इन लोगों को आपको अपनी फैक्ट्रियों में परमानेंट रोजगार देना पड़ेगा, जिससे कि ये लोग भी एश्योर हो सके कि हाँ, इस बांध में जो हम अपनी जमीन जायदाद, जो अपनी प्रकृति मां को सौंप रहे हैं, उसके बदले हमें भी हमारी मां के माध्यम से भरण पोषण का अवसर मिलेगा। हमें अपनी मां से दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर इसके लिए सुनिश्चित करने के लिए सरकार को दूरदर्शिता अपनानी चाहिए, लेकिन सरकारें दूरदर्शिता अपनाती नहीं है। सरकारें सिर्फ अपनी पार्टी का फंड देखती हैं कि हमारी पार्टी के फंड में कौन सा उद्योगपति कितना धन दे रहा है। आगे सुनना। सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत एक बहुउद्देशीय विशाल बांध बनाने का प्रस्ताव है। बांध समर्थकों का कहना है कि इसके निर्माण में से गुजरात के एक बहुत बड़े हिस्से सहित 3 पड़ोसी राज्यों में पीने के पानी, सिंचाई और बिजली के उत्पादन की सुविधा मुहैया कराई जा सकेगी तथा कृषि की उपज में गुणात्मक बढ़ोतरी होगी। बांध की परियोजना इस बात से भी जोड़कर देखी जा रही है कि इससे बाढ़ और सूखे की आपदाओं पर अंकुश लगाया जा सकेगा। प्रस्तावित बांध के निर्माण से संबंधित राज्यों के 245 गांव डूब के क्षेत्र में आ रहे थे। अंततः प्रभावित गांवों के करीब 2.5 लाख लोगों के पुनर्वास का मुद्दा सबसे पहले स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उठाया। इन गतिविधियों को एक आंदोलन की शक्ल 1988-89 के दौरान मिली, जब कई स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों ने खुद को नर्मदा बचाओ आंदोलन के रूप में संगठित किया।
जिनको बांध से फायदा हो रहा था वो बांध के फायदे गिना रहे थे, और जिनको बांध से नुकसान हो रहा था वो अपने नुकसान का रोना रो रहे थे। समझ आई बात? जितना फायदा हो रहा था बांध से, उतना ही बांध से नुकसान भी तो हो रहा था। लेकिन आज वो बांध बन के तैयार है और आज वो बहुत बड़ा पर्यटन स्थल भी बन गया है। आज वो बहुत बड़ा पर्यटन स्थल भी बन गया है, लोग वहां जाते हैं घूमने टहलने। अब पता नहीं उन लोगों का क्या हुआ जिन लोगों ने अपनी जमीन जायदाद दी थी इस बांध के बनने के लिए, उनका मुद्दा तक नहीं उठता आज के टाइम पर। आप जानते तक नहीं है उनके बारे में। पर हाँ, जिन लोगों को उससे फायदा हो रहा है वो मोटा पैसा छाप रहे हैं। समझ आई बात? तो ये है सबसे बड़ी समस्या हमारे देश की। हमारे देश की ये सबसे बड़ी समस्या है कि हम जो लोग अपने अपने जीवन की आहुति देते हैं इस विकास के लिए, हम उनको भूल जाते हैं। ये एक प्रकार की आहुति ही है। अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया उन लोगों ने। उनको मिला क्या? थोड़ा सा मुआवजा, और उनके पुनर्वास के लिए सरकार कोई सटीक सुव्यवस्थित योजना तक नहीं बनाती। अगर सुव्यवस्थित सही ढंग की योजना बनाए सरकार, उनको सही ढंग से सही स्थितियों में सही स्थान पर फिर से बसा दे सरकार, तो इस प्रकार की समस्याएं खड़े होने की समस्या ही नहीं उत्पन्न होती। उनके रोजगार को सुनिश्चित करे, उनकी शिक्षा को सुनिश्चित करे और उनका आवास सुनिश्चित कर दे, तो फिर उनको पुनर्वास करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सरकार सिर्फ अपनी परियोजना के बारे में सोचती है और अपने करोड़पति साथियों के बारे में सोचती है, अरबपति साथियों के बारे में सोचती है, उन गरीब लोगों के बारे में सोचती ही तक नहीं जिनके लिए उस सरकार को चुना गया है। यही सबसे बड़ी समस्या है इस देश की। इस देश की समस्या इसलिए है क्योंकि गरीब तबका पढ़ना नहीं चाहता। अगर उसे मौका भी मिलता है पढ़ने का तो वो पढ़ना नहीं चाहता। उसके लिए स्कूल खुलते हैं, वो स्कूल जाना नहीं चाहता, या अपने शिक्षा के अधिकार के लिए लड़ना नहीं चाहता। फालतू की चीजों के लिए लड़ेगा आपस में, लेकिन अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर लड़ेगा ही नहीं। तो कहां से मिलेगा उसको उसका अधिकार? जब अर्जुन को अपने अधिकार के लिए अपने भाई से लड़ना पड़ा, तो हम किस खेत की मूली है कि हमें बिना लड़े हमारे अधिकार मिल जाएंगे? दुर्योधन की कमी नहीं है आज के समाज में। समाज में दुर्योधन भरे पड़े हैं और उससे ज्यादा तो शकुनी भरे पड़े हैं। कृष्ण बहुत कम है जो आपको सही रास्ता दिखाएं। समझ में आई बात? तो बहुत सोच समझ के चलो, बहुत सोच समझ के चलो। आपको आपके अधिकारों के लिए खुद लड़ना पड़ेगा, कोई और लड़ने नहीं आएगा आपके अधिकारों के लिए। ये बात जान लो आज। चलो आगे सुनो। वाद विवाद और संघर्ष, किन विषयों पर इस आंदोलन का निर्माण हुआ? वो क्या विषय थे जिन विषयों को सरकार पूरा नहीं कर रही थी, जिस कारण से लोगों को आंदोलन करने की जरूरत पड़ी? सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। नर्मदा आंदोलन अपने गठन की शुरुआत से ही सरदार सरोवर परियोजना को विकास परियोजना के बृहद मुद्दों से जोड़कर देखता रहा है। यह आंदोलन विकास के मॉडल और उसके सार्वजनिक औचित्य पर सवाल उठा रहा है। आंदोलन की एक मुख्य दलील यह रही है कि अब तक की सभी विकास परियोजनाओं पर हुए खर्च का विश्लेषण किया जाए। आंदोलन के अनुसार परियोजनाओं के लागत विश्लेषण में यह बात का जायजा भी लिया जाना चाहिए कि समाज के विभिन्न वर्गों को इन परियोजनाओं का क्या खामियाजा भुगतना पड़ा है। जितना लाभ हुआ है इन परियोजनाओं का, उससे ज्यादा हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना किसको इसका नुकसान उठाना पड़ा है।
हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इन परियोजनाओं से जितना लाभ होता है ना, उतना ही नुकसान भी होता है। सबसे पहले मां प्रकृति को उजाड़ा जाता है, दूसरा उस मां प्रकृति के गोद में बसे उन बच्चों को भी उजाड़ दिया जाता है, उनकी परमानेंट, उनकी अस्थाई आय को समाप्त कर दिया जाता है। ये तो तीन सबसे बड़ी समस्याएं हैं। उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, उनको शहरों में आकर झुग्गी बस्तियों में रहना पड़ता है, उनके पास यहां पर आकर अच्छा जीवन जीने तक का अवसर नहीं होता। ये समस्याएं खड़ी होती हैं इन बड़ी बड़ी परियोजनाओं के कारण। इन परियोजनाओं के लाभ, इन परियोजनाओं से मिलने वाले लाभ को तो हम सबके सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है सरकारों के माध्यम से, लेकिन इन परियोजनाओं के माध्यम से जिन लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है, क्या कभी सरकारें उनका भी खाका प्रस्तुत करती है हमारे सामने? कदापि ही नहीं। अपनी गलती कभी नहीं दिखाती सरकारें। जो धनवान कॉलोनी शहर है, ये सब क्यों नहीं गिराए जाते? वहां पे भी तो परियोजना बनाए जाते हैं, हमेशा गरीब और आदिवासी। यही तो दिक्कत है ना। अगर आप अमीर के घर पे जाओगे उसका घर गिराने, तो आपको ही नहीं गिरा देगा। ये तो गलत है ना। यही तो सबसे बड़ा गलत। हाईवे भी निकलेगा तो गरीबों के घर के ऊपर से, खेतों के ऊपर से, कभी अमीरों के खेतों के ऊपर से नहीं निकलेगा। आई बात समझ में? पूंजीवादी समाज में रह रहे हैं। ये ताकत है पूंजीवाद की, कि पूंजीवाद अपने हिसाब से नीतियां बनवाता है, पैसों की ताकत दिखाता। हाँ, बात समझ में आई? बात यही है पूंजीवाद। पूंजीवाद के लिए इंसानियत थोड़ी ना खत्म कर दोगे, पर ये खत्म होती है ना। आप देखो ना, पैसा के आगे कोई कुछ बोलता ही नहीं। सुना तुमने बाप बयाना भैया सबसे बड़ा भैया। एक दूसरे को ले डूबेगा एक दिन किसी को। ले डूब रहा है, ले डूबेगा क्या? उसको क्या मतलब? ले डूब रहा है, वो भी डूबेंगे जो कमा रहे हैं एक दिन। इसी बांध में, जिस बांध को बनाने के लिए उन्होंने कई सौ हजार लोगों का खून पिया है। समझ में आई बात? पर हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये परियोजनाएं खराब है, इनसे देश का लाभ जरूर है, लेकिन लाभ के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाना मुझे कहीं से सही नहीं लगता। मुझे कहीं से सही नहीं लगता। आगे सुनो। आंदोलन के नेतृत्व ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि इन परियोजनाओं का लोगों के पर्यायवास, आजीविका, संस्कृति तथा पर्यावरण पर बुरा असर पड़ा है। शुरुआत में आंदोलन ने यह मांग रखी कि परियोजना से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित सभी लोगों को समुचित पुनर्वास किया जाए। आंदोलन के लोगों ने इन महाकाय विकास परियोजनाओं के निर्माण की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। नर्मदा बचाओ आंदोलन ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी परियोजनाओं की निर्णय प्रक्रिया में स्थानीय समुदायों की भागीदारी होनी चाहिए। ये लोग कह रहे हैं कि जब भी इस प्रकार की परियोजनाएं बनाई जाए, उन परियोजनाओं को बनाने से पहले एक बार जिस क्षेत्र में आप ये परियोजना बनाने चल रहे हैं, उन क्षेत्रों से भी एक बार सलाह मशवरा लिया जाना चाहिए। ये कहां से गलत है? उन्हीं की तो जमीन का आप उन्हीं की जमीन को खत्म कर रहे हो, उन्हीं के जमीन ले रहे हो, तो एक बार उनसे भी सलाह मशवरा करना कहीं से भी अनुचित नहीं है। उनसे भी एक बार पूछना चाहिए कि आप अगर हम आपसे ये जमीन लेते हैं तो आपको किस किस प्रकार की सुविधाएं चाहिए, क्या क्या चाहिए उसके बदले में। और सरकार को तो सत्ता का नशा होता है कि हाँ, ये तो मेरे बाप की जागीर है, ये तो मेरे पास से कभी जाएगी ही नहीं। इनलीगल कामों को कराया जाता है लीगल बनाकर। लोगों को उनके घर से बेदखल कर दिया जाता है, उनकी मेहनत की कमाई उजाड़ दी जाती है। एक घर को बनाने में बहुत समय लगता है, लेकिन एक घर को तोड़ने में 1 सेकंड भी नहीं लगता। आज के समय में तो आधुनिक मशीनें हैं, बस ऐसे धक्का दे दो पूरा घर गिर गया। बुलडोजर
बहुत सारे लोगों के तो आज घर ऐसे ही गिरा दिए जाते हैं अगर उन्होंने सरकार के खिलाफ कुछ बोल दिया तो। आप सरकार के खिलाफ कुछ बोल के तो दिखाओ, आज के समय में आपका घर ही सीधे तोड़ दिया जाएगा। आज तो घर तोड़ो नीति चल रही है। उसका भी तोड़ देता ना भैया, कंगना रनौत का। वो तो ऑफिस तोड़ा था, घर भी तोड़ा था भैया। नहीं घर नहीं। ऑफिस था भाई वो, पता नहीं जो भी घर हो, ऑफिस में उसका घर बना। आंदोलन के लोगों ने इन महाकाय विकास परियोजनाओं के निर्माण की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। नर्मदा बचाओ आंदोलन ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी परियोजनाओं की निर्णय प्रक्रिया में स्थानीय समुदायों की भागीदारी होनी चाहिए और जल, जंगल, जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर उनका प्रभावी नियंत्रण होना चाहिए। चिपको आंदोलन में भी यही बात कही गई थी। आंदोलन ने एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी उठाया कि लोकतंत्र में कुछ लोगों के लाभ के लिए अन्य लोगों को नुकसान क्यों उठाना चाहिए। समझ नहीं बात? ये कुछ लोगों को लाभ प्रदान करने के लिए बहुत से लोगों को नुकसान उठाने वाली नीति चल रही है आपके इस लोकतंत्र में। कहते तो हैं कि बहुसंख्य लोग जिस चीज पर सहमत होते हैं वो है लोकतंत्र, लेकिन यहाँ जहां अल्पसंख्यक लोग सहमत होते हैं वो है लोकतंत्र। जहां करोड़पति लोगों का जिस चीज पर मन डोल जाता है उस चीज को आपकी लोकतांत्रिक सरकार कर देती है, और जहां एक बड़ी संख्या चिल्लाती रहती है कि सरकार हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, उस चीज को सरकार आंख मूंद कर और कान बंद करके निकल जाती है उनके सामने से। लेकिन अमीरों के सामने ये नहीं कर पाती। ये है आपका लोकतंत्र आज का। आगे सुनना। इस तरह के सवालों से जूझते हुए आंदोलन ने अंततः पुनर्वास की मांग से आगे कदम बढ़ाया। अब आंदोलन बड़े बांधों की खुली मुखालफत करता है। आज के समय में इस प्रकार के आंदोलन बड़े बड़े बांध परियोजनाओं की खुली मुखालफत करता है। मुखालफत विद्रोह, विरोध करते हैं, विरोध करते हैं। आज के समय में आप एक पिक्चर है चक्रव्यूह, एक पिक्चर है चक्रव्यूह देखना, उसमें आप जानोगे, समझोगे कि किस प्रकार से गरीब जनता को विकास का खामियाजा भुगतना पड़ता है। उसमें भी देखा भैया जनता करार। मैंने वो नहीं देखी, मैंने जो देखी है मैं आपको बता रहा हूँ। जनता करार ठीक है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कुछ अमीर लोगों की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए सरकार किस प्रकार से गरीब लोगों के घर को उजाड़ फेंकती है। समझ नहीं बात? और उनके पुनर्वास तक की व्यवस्था नहीं करती, उनके पुनर्वास तक की व्यवस्था नहीं करती। ठीक है, आप जमीन लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे भी तो रहने, खाने, पढ़ने, इन सब चीजों का प्रबंध करो। हमने भी तो आपको अपनी सरकार बनाया है, हमने भी तो उतना ही खून पसीना इस देश को बनाने में लगाया है जितना वो लोग लगा रहे हैं, तो हमारा क्यों ख्याल नहीं कर रहे। यही ये आंदोलनकारी कह रहे हैं सरकार से कि हमारी भी बात सुनो, हमारे भी तो हक की बात करो, हमने भी तो आपको चुना है अपने हक की बात करने के लिए। वो तो जिस दिन वोट होता है उस दिन वो छुट्टी मनाकर घर में बैठे रहते हैं, हम तो आते हैं वोट डालने इसी ख्याल से कि हमारी सरकार एक दिन तो सुनेगी हमारे बारे में भी। तो क्यों ऐसा हमारे साथ भेदभावपूर्ण बर्ताव हो रहा है? हमारी क्या गलती है? हमें भी तो बताओ, हम भी तो जाने कि हमें क्या गलती है। आगे चलते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं का गुजरात जैसे राज्य में तीव्र विरोध हुआ है, परंतु अब सरकार और न्यायपालिका दोनों ही यह स्वीकार करते हैं कि लोगों को पुनर्वास मिलना चाहिए। सरकार द्वारा 2003 में
स्वीकृत राष्ट्रीय पुनर्वास नीति को नर्मदा बचाओ जैसे सामाजिक आंदोलन की उपलब्धि के रूप में देखा जा सकता है, परंतु सफलता के साथ ही नर्मदा बचाओ आंदोलन को बांध के निर्माण पर रोक लगाने की मांग उठाने पर तीखा विरोध भी झेलना पड़ा है। आलोचकों का कहना है कि आंदोलन का अड़ियल रवैया विकास की प्रक्रिया है, पानी की उपलब्धता और आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार को बांध का काम आगे बढ़ाने की हिदायत दी है, लेकिन साथ ही उसे यह आदेश भी दिया गया है कि प्रभावित लोगों का पुनर्वास सही ढंग से किया जाए। नर्मदा बचाओ आंदोलन 2 से भी ज्यादा दशकों तक चला। आंदोलन ने अपनी मांग मुखर करने के लिए हर संभव लोकतांत्रिक रणनीति का इस्तेमाल किया। आंदोलन ने अपनी बात न्यायपालिका से लेकर अंतरराष्ट्रीय मंचों तक से उठाई। आंदोलन की समझ को जनता के सामने मुखर करने के लिए नेतृत्व ने सार्वजनिक रैलियां तथा सत्याग्रह जैसे तरीकों का भी प्रयोग किया, परंतु विपक्षी दलों सहित मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियों के बीच आंदोलन कोई खास जगह नहीं बना सका। क्यों? क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी बड़े अमीर लोगों का सहयोग चाहती है, इसीलिए ये आंदोलन अब कभी भी राजनीतिक समर्थन प्राप्त नहीं कर पाए, कभी भी कोई राजनीतिक समर्थन प्राप्त नहीं कर पाए। सही बात है कि भाई विकास करो, किसी को विकास से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विकास के चक्कर में जिन लोगों से आप उनका धन, परिवार, उनकी आय का साधन छीन रहे हो, उनको पुनर्वास भी तो सही ढंग से दो ना। अगर आप मुझे मेरे सामान के बदले में सामान दे देंगे तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अगर आप मुझे 100 रुपए मुझसे ले रहे हैं और 100 रुपए मुझे दे रहे हैं तो मुझे क्या दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप तो सब कुछ लेना चाहते हैं और देना कुछ भी नहीं चाहते, तो कैसे होगा भाई? कैसे चलेगा? और इसमें न्यायपालिका ने भी यही कहा है कि सरकार को परियोजनाओं पर काम करने से कोई नहीं रोकेगा, लेकिन जिन लोगों से आप उनका हक छीन रहे हैं, जिनका आप घर परिवार सब छीन रहे हैं, मतलब आप उनकी संपत्ति छीन रहे हैं, उनको उसके बदले में न्यायोचित मुआवजा मिलना चाहिए। इस चीज को सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। और नर्मदा बचाओ आंदोलन को राजनीतिक सहयोग क्यों नहीं मिला, ये मैं आपको बता दिया। क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी बड़े करोड़पतियों का साथ चाहती है। हर राजनीतिक पार्टी को राजनीतिक चंदा चाहिए। कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं है जिसको चंदा नहीं चाहिए। समझ में आई बात? तो इसीलिए नर्मदा बचाओ आंदोलन को उस प्रकार का राजनीतिक सहयोग नहीं मिल पाया जिस प्रकार का और सभी आंदोलनों को मिल पाया है। आगे सुनना। आंदोलन की समझ को जनता के सामने मुखर करने के लिए नेतृत्व ने सार्वजनिक रैलियों तथा सत्याग्रह जैसे तरीकों का भी प्रयोग किया, परंतु विपक्षी दलों सहित मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियों के बीच आंदोलन कोई खास जगह नहीं बना पाया। वास्तव में नर्मदा आंदोलन की विकास रेखा भारतीय राजनीति में सामाजिक आंदोलन और राजनीतिक दलों के बीच निरंतर बढ़ती दूरी को बनाए रखती है। उल्लेखनीय है कि 90 दशक के अंत तक पहुंचते नर्मदा बचाओ आंदोलन से कई अन्य स्थानीय समूह और आंदोलन भी आ जुड़े। ये सभी आंदोलन अपने अपने क्षेत्र में विकास की बृहद परियोजनाओं का विरोध करते थे। इस मुकाम तक आते आते नर्मदा बचाओ आंदोलन देश के विभिन्न हिस्सों में चल रहे धर्मों आंदोलन के गठबंधन का अंग बन गया है। आज नर्मदा आंदोलन अपने आप में एक ऐसा आंदोलन बन गया है जो समाज के सभी पहलुओं के, सभी विषयों को
अपने माध्यम से उठा रहा है। जिन लोगों को भी विकास परियोजनाओं से किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, वो लोग आज नर्मदा बचाओ आंदोलन के माध्यम से अपनी बात को सरकार के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।